हेलो फ्रेंड, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूएसएसआर का कैसे उसकी स्थापना हुई, कैसे उसका विकास हुआ और कैसे उसका अंत हुआ। एक समय ऐसा था कि यूएसएसआर पूंजीवादी मुल्कों के मुकाबले में काफी ज्यादा ऊपर उठ चुका था, काफी ज्यादा उसका विकास हो चुका था। तो ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई होगी कि जिसके कारण पूंजीवाद एक चरम सीमा पे पहुंच गया और यूएसएसआर का खात्मा होना शुरू हो गया। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं शुरुआत। जैसे कि आपके सामने है यूएसएसआर का जन्म। यूएसएसआर का जो जन्म था 1917 में हुआ था रूस में, सोवियत संघ में। 1917 में एक समाजवादी क्रांति हुई थी तथा उस क्रांति का जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन, जो 1917 से 1924 तक उसका साम्राज्य था। वो एक व्यक्ति जो था उसी को पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति का प्रेरणा स्रोत के नाम से जाना जाता है। तो यूएसएसआर ऐसा क्या था? एक साम्यवादी मुल्क था। साम्यवादी मुल्क का अर्थ होता है कि एक ऐसा मुल्क जहां पे संसाधनों का स्वामित्व पूरे समाज के हित में हो, अर्थात जहां पे एक केंद्रीयकृत योजना के द्वारा कार्य किया जाए। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जहां पे संसाधनों का स्वामित्व समाज के सभी वर्गों के हित के लिए होता है। अर्थात जो सोवियत संघ का निर्माण हुआ था वो 15 राज्यों के मिलके हुआ था। 15 गणराज्यों को मिलके ही सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। अब हम बात करते हैं सोवियत संघ की विशेषता। एनसीईआरटी के पहले ही पेज पे इसके पूरे को एक्सप्लेन किया हुआ है सोवियत संघ की उसकी विशेषता क्या है। अब हम चलते हैं सोवियत संघ की विशेषता। सोवियत संघ की विशेषता, पहली विशेषता यह है कि वो पूंजीवादी विचारधारा का विरोधी है। अर्थात जो भी पूंजीवादी विचारधारा या जो भी पूंजीवादी मुल्क थे, जैसे पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर जो मुल्क थे, आपने पहले चैप्टर में भी रीड किया था कि एक था पूंजीवादी विचारधारा, एक थी पश्चिमी विचारधारा। जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसमें थे अमेरिका तथा उससे संबंधित मुल्क, और जो यूएसएसआर वाली विचारधारा थी उसमें थे साम्यवादी मुल्क। तो इसका पहला पॉइंट है पूंजीवादी विचारधारा के विरोधी होना। सेकंड पॉइंट है इसमें समाजवादी आदर्श। समाजवादी का अर्थ है यहाँ पे साम्यवादी सरकार की स्थापना, अर्थात जो भी समाज में प्रॉपर्टी होगी वो समाज के हित के लिए साम्यवादी सरकार के द्वारा हैंडल की जाएगी। इसके साथ साथ है नियोजित अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसमें क्या है, नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या है कि भारत ने जो 5 ईयर प्लान को एक्सेप्ट किया हुआ है वो हमने यूएसएसआर से ही लिया गया है। हाँ जी दोस्तों, पंचवर्षीय योजना भारत ने यूएसएसआर से ही ग्रहण की हुई है। तो सोवियत संघ में जो भी कार्य होता था, जो भी समस्या का समाधान होता था, वो एक योजना के माध्यम से होता था। अर्थात किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए उसके ऊपर योजना तैयार की जाती है। इसमें मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं कि अगर आपको 12th में 95 प्लस के आसपास आपको मार्क्स चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक योजना बनाओगे, टाइम टेबल के अनुसार ही अपने पूरे साल में उसकी स्टडी करते जाओगे। सबसे ज्यादा समय आप उस सब्जेक्ट को देना पसंद करोगे जिसमें आप वीक हो। इसीलिए भारत ने पंचवर्षीय जो योजना थी वो यूएसएसआर के द्वारा ही अपनाई। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। तो जैसे कि मैंने ये बोला है कि यूएसएसआर जो साम्यवादी जो मुल्क थे उसमें एक ही पार्टी का ही वर्चस्व था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिसमें संसाधनों का स्वामित्व समाज में सभी वर्ग के हित के लिए होता है। वहां पे अमीर विचारधारा, पूंजीवादी विचारधाराओं का विरोध किया जाता है। इसके बाद हम इसमें आते हैं न्यूनतम जीवन स्तर। यूएसएसआर की एक विशेषता यह भी थी कि वहां पे न्यूनतम फैसिलिटी सबको दी गई थी। अर्थात वहां पे जो एक बेसिक शिक्षा है वो सबको दी जाती थी। वहां पे पानी, बेसिक शिक्षा और रोजगार का भी अधिकार था। तो हम कह सकते हैं न्यूनतम जीवन स्तर के माध्यम से वहां पे सभी जो लोग थे उनको खुश करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बेरोजगारी ना होना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूएसएसआर में जो भी व्यक्ति थे उनको रोजगार का अधिकार था। हाँ जी, रोजगार का अधिकार होना।
इसका अर्थ ये है कि समाज में जो भी व्यक्ति, जैसे कोई खेती में है, कोई उत्पादन में है, कोई थर्ड फील्ड में है, तो ये जो भी कार्य करेंगे ये समाज के हित के लिए किया जाएगा, ये साम्यवादी सरकार के द्वारा नियंत्रित होएगा। इसके बाद है मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। इस पॉइंट में यह बोला हुआ है कि जो भी मिल्कियत होगी, कि समाज में किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होगा। अर्थात जैसे आज के टाइम में इंडिया में क्या होता है कि आपके पास आपका घर का अधिकार है, वहां पे आपके प्रॉपर्टी का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के अधिकार का अर्थ होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का अधिकार है, इट मींस वो धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अगले पॉइंट है वहां पे उच्च उन्नत संचार प्रणाली। यूएसएसआर की एक संचार प्रणाली काफी उन्नत थी। वहां पे क्या था, कोयले की मिल्स थी, वहां पे यातायात के साधन थे, जिसके माध्यम से यूएसएसआर पिन से लेके एरोप्लेन तक सभी वस्तुओं का उत्पादन वो अपने मुल्कों में ही करता था। इसीलिए उसको दूसरे मुल्क की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती थी। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि यूएसएसआर में सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, जिसके माध्यम से यूएसएसआर अपने मुल्क और अपने जैसे विचारधारा मुल्कों की हेल्प कर सके। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज और भी बताना चाहता हूं कि उस समय जो यूएसएसआर के जो वस्तुओं के उत्पादन की क्वालिटी थी, हाँ जी, वस्तुओं के जो भी वस्तुएं निर्मित करती थी उनकी जो क्वालिटी थी वो पूंजीवादी मुल्कों की वस्तुओं की क्वालिटी से कम थी। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि यूएसएसआर की जो भी वस्तुएं थी उनकी क्वालिटी काफी कम थी, और पश्चिम जो पूंजीवादी मुल्क थे उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा थी। उसके बावजूद भी यूएसएसआर की जनता को यह बताया गया था कि आप विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुके हो। इसके बाद आता है आपका उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि वहां पे मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति सबकी होती थी, वहां पे सबको बेसिक एजुकेशन थी, वहां का सबका निम्न जीवन स्तर सबका था, संपत्ति का अधिकार किसी को भी वहां पर नहीं था। इसके साथ साथ वहां पर रोजगार का भी अधिकार था, और यहाँ पे क्या, उत्पादन के साधनों पर राज्य का ही नियंत्रण था। जब किसी व्यक्ति का उसकी प्रॉपर्टी के पर अधिकार ही नहीं होगा, अर्थात सिंपल सी बात है, उसका अधिकार जो है, उसकी प्रॉपर्टी पे जो अधिकार है वो राज्य का होगा। यहाँ पे राज्य की बात यहाँ पे की गई है, सोवियत सरकार थी जो कि साम्यवादी सरकार का ही। इसके साथ साथ है दूसरी दुनिया मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था। आप मुझे कमेंट करके यह अवश्य बताना कि प्रथम वर्ल्ड, पहली दुनिया किसे कहा जाता है और तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है। दूसरी दुनिया पूर्वी यूरोप समाजवादी प्रणाली। इसमें ये बोला हुआ है कि सोवियत जो व्यवस्था थी वो समाजवादी प्रणाली के साथ साथ जो पूर्वी यूरोप था उन मुल्कों को भी अपने साथ लेके चलती थी। इसके बाद हम आते हैं, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया। जब एक समय ऐसा था कि सोवियत संघ काफी तेजी से ऊपर उठा, उस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सोवियत अर्थव्यवस्था से थोड़ी पीछे थी। तो ऐसा क्या हुआ कि पूंजीवादी विचारधारा काफी ऊपर पहुंच गई और सोवियत जो विचारधारा थी नीचे आ गई। इस बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम आते हैं इससे पहले वाले चैप्टर में हमने समझाने की कोशिश करी थी, बर्लिन की एक दीवार थी, बर्लिन वॉल। वो जो दीवार थी वो पूंजीवादी और समाजवादी दो विचारधाराओं के बीच का एक बिंदु था। अर्थात ये जैसे कि ये एक वॉल है, एक दीवार है, इसके इस साइड पे साम्यवादी विचारधारा है, इस साइड पे पूंजीवादी विचारधारा है। जो 1961 में उस दीवार का निर्माण होना शुरू हुआ था, और ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों गुटों का विभाजन करती थी, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में। इसके साथ साथ यह जो दीवार थी ये 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। और अब हम आगे चलते हैं। 9 नवंबर 1989 को यह दीवार गिरा दी गई थी। किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से यह दीवार को गिरा दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि सोवियत व्यवस्था में ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये अपने खात्मे की ओर
पतन की ओर आ गई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था। सोवियत संघ के विघटन का कारण में एक तो उसका आर्थिक कारण था, उसका राजनीतिक कारण था, एक था कि जनता की इच्छाएं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, इसके साथ ही साथ वहां पे जनता को अधिकार ना दे पाना, इसके साथ ही साथ था अपने संसाधनों को, ज्यादातर संसाधनों का इस्तेमाल परमाणु हथियार के लिए करना। इसके साथ साथ ये भी पॉइंट हम कह सकते हैं कि अपने जैसी विचारधारा, जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दोनों महाशक्ति छोटे मुल्कों को अपने साथ लेके चलती थी, तो सोवियत संघ ने अपने मुल्क की आर्थिक स्थिति को अच्छा ना करने की बजाय दूसरी विचारधारा, जो कि सोवियत संघ की दूसरी विचारधारा के लोग जो थे, उन देशों में ज्यादा खर्च करने की कोशिश करी। अर्थात यहाँ पे छोटे मुल्कों में ज्यादा इन्वेस्ट करा, हथियारों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करा। तो इन्हीं सब कारणों से सोवियत संघ का अब विघटन हुआ है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि सोवियत संघ के विघटन में पहला पॉइंट आता है राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना करना। अभी मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि सोवियत संघ एक ऐसी विचारधारा है जहां संसाधनों का स्वामित्व जो भी होता है वो समाज के हित के लिए होता है। अर्थात वहां पे एक ही पार्टी का ही वर्चस्व रहता है, जिसका नाम है साम्यवादी पार्टी। जब साम्यवादी पार्टी का वर्चस्व होएगा और दूसरी कोई भी पार्टी वहां पर नहीं होगी, तो जनता की इच्छाएं और जनता की आवाज को उस पार्टी में कौन पहुंचाएगा। जैसे कि लोकतंत्र सरकार में क्या होता है कि जनता का ही एक प्रतिनिधि जाता है, जनता की इच्छाएं और उनकी आकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा यूएसएसआर की सरकार में बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां केवल एक ही पार्टी थी, दूसरी कोई पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था। जब एक पार्टी होगी तो एक पार्टी तानाशाही पार्टी होगी, अपनी मनमर्जी से कार्य करेगी और वह जनता की अनदेखी करेगी। इसीलिए वहां की जो जनता थी उसको संपत्ति का अधिकार भी नहीं था, और जो मूलभूत अधिकार होते हैं जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, सबसे पहले जनता को अभिव्यक्ति का अधिकार ही चाहिए होता है, जो कि सोवियत संघ में इस प्रकार के अधिकार का काफी अभाव था। व्यक्ति, जनता अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ, यहाँ पे सरकार का अर्थ है कि समाजवाद पार्टी या साम्यवादी सरकार के विरुद्ध कोई भी नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलने की कोशिश करता तो सरकार और साम्यवादी पार्टी उसकी आवाज को दबा देती थी। तो हम कह सकते हैं कि जब लोगों को अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो धीरे धीरे लोगों के मन में आक्रोश होगा सरकार के लिए, पार्टी के लिए। इसके साथ साथ है नौकरशाही। वहां पे कोई भी कार्य होता था जो कि नौकरशाही के द्वारा ही होता था। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को या जनता को कोई कार्य करवाना पड़ता था तो वो नौकरशाही को रिश्वत दे के ही कार्य करवाते थे। एक तो वहां पे आर्थिक कमी आ गई थी, ऊपर से जब कोई भी कार्य करने की कोशिश की जाती थी तो नौकरशाही लोगों के कामकाज में अड़ंगा डालने की कोशिश करते थे। इसीलिए वहां की जो जनता थी वो सरकार और नौकरशाही से काफी ज्यादा ऊब चुकी थी। इसके बाद अगला पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश होना। इसमें मैंने अभी आपको यही बोला है कि वहां पर एकमात्र ही पार्टी थी, अर्थात एक पार्टी का ही वर्चस्व था और कोई भी दूसरी पार्टी अगर उभरना चाहती थी तो उसे उभरने नहीं दिया जाता था। वहां केवल एक ही पार्टी थी। जब ऐसा होगा कि जब लोकतंत्र सरकार में क्या होता है कि आपके पास 2-4 पार्टी का ऑप्शन होता है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, आप चाहो तो किसी को भी आप वोट के थ्रू आप जिता सकते हो। लेकिन अगर वोट में पार्टी ही एक है तो वही बार बार आनी है, इट मींस उसी का ही निरंकुश वहां पे शासन होना है। इसके बाद है जवाबदेही ना होना। पार्टी वहां पे जनता के लिए कोई जवाबदेही नहीं था। अर्थात यहाँ पे ये बोला गया है कि पार्टी अपनी इच्छा से, अपने पैसे का या अपनी इच्छा से कोई भी नीति तथा निर्माण कर सकती है, लेकिन वो जनता के प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझती। तो सिंपल सी बात है, जब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होगी
जब लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होगी, जब लोगों के पास जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की जो क्वालिटी है वो पश्चिमी मुल्कों की वस्तुओं से भी खराब है, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक क्रांति की ओर वह जनता बढ़ने शुरू कर देगी। इसके बाद है गतिरोध अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ ने अपनी जनता को यह समझाने की कोशिश की थी, बार बार इस भ्रम में रखा हुआ था कि सोवियत संघ की जो भी जनता है आज वो विश्व में सबसे आगे है। लेकिन उस जनता को तब जब ये पता हुआ कि पश्चिम के जो भी जनता है अर्थात पूंजीवादी मुल्कों की जनताओं के पास आर्थिक अधिकार हैं, उनको संपत्ति का अधिकार है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार है, उनके पास जो भी वस्तुएं हैं वो उच्च कोटि की हैं। इसके साथ साथ वहां पे प्रौद्योगिकी है, वहां पे तकनीक अच्छी है, इसके साथ साथ वहां पे लोगों को स्वतंत्रता है। तो इन सब चीजों का जब सोवियत जनता को पता चला तो धीरे धीरे उस जनता के मन में साम्यवादी पार्टी के खिलाफ आक्रोश उत्पन्न होना शुरू हो गया। अगला पॉइंट है संसाधनों का उपयोग हथियारों पर। जैसे कि पहले चैप्टर में भी बताया गया है कि साम्यवादी सरकार और पूंजीवादी जो सरकार है अर्थात साम्यवादी मुल्क और पूंजीवादी मुल्क अपने साथ छोटे छोटे देशों को लेके चलती थी। तो रूस ने क्या करा, अपना ज्यादातर संसाधन हथियारों पे खर्च करे, क्योंकि शीत युद्ध था। अब शीत युद्ध के समय में हथियार जितने ज्यादा होते हैं तभी वो मुल्क और ज्यादा पावरफुल कहा जाता है। एक साइड पे तो सोवियत संघ की जो जनता थी वह भूखमरी से मर रही थी, वहां पे जो वस्तुओं की कीमतें थी वो काफी ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी, खाद्यान्न की कमी हो गई थी, भ्रष्टाचार काफी हो गया था। इसके साथ साथ उस समय सोवियत सरकार अपना पैसा दूसरे मुल्कों का अर्थ है अपने छोटे मुल्कों पे तथा अपने संसाधनों का हथियार पे पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति के पास उसके घर में खाने को इतना कुछ नहीं है, लेकिन जब वो गर्लफ्रेंड को लेके जाता है तो उसे पिज्जा खिलाना है। वैसे ही बात सोवियत संघ के साथ हुई कि सोवियत संघ की जो जनता थी वह भूखमरी से मर रही थी, वहां पे आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, वहां की जो राजनीतिक स्थिति थी, लोगों के पास अधिकार बिल्कुल भी नहीं थे। उस टाइम वो अपनी जैसी विचारधारा के ऊपर पैसा खर्च कर रहा था। जैसे हमने देखा क्यूबा के ऊपर था, अफगानिस्तान के ऊपर था। अफगानिस्तान में 1979 में उसने काफी ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, जिसका खामियाजा उसको सोवियत संघ के विघटन के द्वारा भुगतना पड़ा। इसके साथ ही साथ संसाधनों का उपयोग हथियारों पे, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब है सत्तावादी प्रणाली। इसका अर्थ है कि वहां पे एक ही पार्टी है जो बार बार सत्ता में वही रहेगी, जिसका नाम है साम्यवादी, अर्थात उसके आसपास कोई दूसरी विचारधारा, कोई दूसरी पार्टी ना तो उभरेगी, अगर कोई उभरने की कोशिश करती है तो उसे कुचल दिया जाएगा। उसके बाद है प्रौद्योगिकी पश्चिम के मुकाबले में काफी पीछे रहना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि यूएसएसआर की जनता के पास जो भी वस्तुएं थी, हालांकि एक पॉइंट में इसकी विशेषता थी कि भाई वो पिन से लेके एरोप्लेन तक अपने मुल्कों में उत्पादन करते थे, लेकिन जो भी उत्पादन करते थे उसकी जो क्वालिटी थी वो पूंजीवादी मुल्कों के मुकाबले में काफी पिछड़ी हुई क्वालिटी थी, वो एक प्रकार से काम चलाऊ ही क्वालिटी थी। इसके साथ साथ है गतिरोध अर्थव्यवस्था। गतिरोध अर्थव्यवस्था तो होनी थी, जब वो अपना सारा पैसा हथियारों के ऊपर खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका सारा पैसा जब वहां पे खर्च हो रहा है तो अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। सोवियत संघ के विघटन का एक कारण और था, जो था राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय होना। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्र का अर्थ क्या होता है। जी, राष्ट्र का अर्थ तो एक पॉइंट था राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय। जैसे जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा उदय हुई, लोग एकजुट हुए और उन्होंने साम्यवादी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। और अंत में पॉइंट आता है गोर्बाचेव सुधारों का विरोध। ये एक ऐसा पॉइंट है कि इसी पॉइंट की वजह से एक व्यक्ति था मिखाइल गोर्बाचेव, उसको जब यह एहसास हुआ
कि सोवियत संघ में एक जो जनता है वो एक क्रांति का रूप लेती हुई जा रही है, अर्थात सोवियत सरकार कभी भी खत्म हो सकती है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ आर्थिक प्रयास करने की कोशिश करी, जनता को खुश करने की कोशिश करी। उस खुश करने के पीछे उनका क्या क्या कारण था, ताकि समाजवाद जो भी सरकार है, साम्यवादी सरकार का अस्तित्व बचा रहे। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या करा कि भाई लोगों को थोड़े आर्थिक अधिकार देने की कोशिश करी, लोगों को थोड़े स्वतंत्रता देने की कोशिश करी। उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ मैत्री संबंध बनाने की कोशिश करी। जब ये सब कार्य करने की कोशिश करी तो उस समय जो साम्यवादी सरकार के और जो बड़े भी लीडर थे उनको यह प्रतीत हुआ, उनको ऐसा महसूस हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव जो उस समय सोवियत प्रणाली के मुखिया थे, वो जब ऐसा कर रहे थे तो अन्य विचारधारा वालों ने यह सोचा कि भाई ये तो पूंजीपतियों की विचारधारा को अपनाने की कोशिश कर रहा है, इसका असर ये होगा कि साम्यवादी विचारधारा समाप्त हो जाएगी। किंतु ऐसे में क्या किया गया, अब मैं आपको समझाता हूं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या प्रयास किए कि जिससे कि जनता का थोड़ा बहुत खुश हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा क्या करा कि सोवियत संघ की जो जनता थी वो सोवियत संघ के प्रति थोड़ी वफादार हो जाए। उसने क्या करा, उसने आर्थिक तथा राजनीतिक सुधारों की कोशिश करी, उसने लोकतांत्रिक सुधारों की कोशिश करी। उसने सबसे पहले राजनीतिक सुधार करे तथा लोकतांत्रिक सुधार करे। ये सुधार अगर वो समय रहते पहले ही यूएसएसआर की सरकार, साम्यवादी सरकार कर लेती तो शायद सोवियत संघ का विघटन ना हो पाता, क्योंकि जनता में राष्ट्रवाद की भावना काफी ज्यादा उग्रता के साथ फैलनी शुरू हो गई थी। इसके साथ साथ क्या था कि इन सुधारों में उसने क्या किया, पहला था राजनीतिक सुधार। अभी तक हमने यह जाना कि साम्यवादी सरकार एक ऐसी सरकार है जहां संसाधनों का स्वामित्व समाज के हित तथा साम्यवादी सरकार के नियंत्रण में होता है। अब उसने क्या करा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने कि साम्यवाद की सरकार को पूंजीवाद की ओर अग्रसर करना शुरू कर दिया, अर्थात उन्होंने पूंजीवादी जो मुल्क थे उनसे थोड़ी मैत्रता संबंध स्थापित करने की कोशिश करी और प्रौद्योगिकी जो कि तकनीक के माध्यम से जनता को थोड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश करी। इसके साथ साथ लोगों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी देने की कोशिश करी। हाँ जी, मिखाइल गोर्बाचेव ने विद्रोह ज्यादा ना फैल सके इसीलिए लोगों को, वहां की जनता को कुछ राजनीतिक अधिकार देने की कोशिश करी। तो इस प्रकार क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव ने साम्यवादी सरकार के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए 1980 के दशक में खुलापन तथा पुनर्रचना की नीति को लागू करा। इस नीति में क्या था कि इस नीति के माध्यम से मिखाइल गोर्बाचेव जनता को कुछ अधिकार देना चाहता था, उनको कुछ स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता था और उनको कुछ लोकतंत्र अधिकार भी देना चाहता था। इसके साथ ही साथ वो पूंजीवादी मुल्कों के साथ भी संबंध स्थापित करना चाहता था। उसका मानना था कि अगर ऐसे अधिकार और ऐसे कार्य किए जाएंगे तो जनता साम्यवादी सरकार के खिलाफ जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। परंतु ये अधिकार देना इतनी ज्यादा देरी हो चुकी थी कि अब जनता को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए थी साम्यवादी सरकार के विरुद्ध। अर्थात उस समय लोगों को एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा था जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। हाँ जी, वह व्यक्ति एक नायक के रूप में उभर के आया। जैसे भारत की आजादी में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन सबका हाथ है, उसी प्रकार से बोरिस येल्त्सिन वहां पे लोगों के रूप में, एक नायक के रूप में उभर के आया और उसने लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना को चेतना के रूप में प्रकट कर दिया। उसने क्या करा कि जब साम्यवादी जो सरकार ने कुछ राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार देने की कोशिश करी तो उस समय सोवियत संघ के जो दूसरे नेता थे उन्होंने इन अधिकारों को वापस से रद्द कर दिया। इसका असर यह हुआ कि जनता को पहले अधिकार दिए, उनको आजादी दी, उनको
पश्चिमी विचारधारा का पूर्वी विचारधारा के साथ संबंध स्थापित करने का मौका दिया। उसके कुछ टाइम बाद सरकार ने वो सभी अधिकार छीन लिए। इससे जनता और रुष्ट होगी। अब जनता का जो आक्रोश था वो 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। अब साम्यवादी सरकार के नेताओं ने सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया। उसके बाद जनता के ऊपर और ज्यादा सख्ताई से शासन करने की कोशिश करी, परंतु अब जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और उसमें भूमिका थी बोरिस येल्त्सिन की। इसके साथ साथ है बोरिस येल्त्सिन ने क्या करा, जब वहां पे जब जनता ने आक्रोश करा और आंदोलन करा तो वहां पे एक आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में बोरिस येल्त्सिन की जीत हुई और उसने बोरिस येल्त्सिन ने केंद्रीयकृत नियंत्रण को मानने से मना कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि 1991 में बोरिस येल्त्सिन और उसके जो भी विचारधारा वाले थे उन्होंने 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस, हाँ जी, रूस, यूक्रेन और बेलारूस को 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के लिए बोल दिया। अर्थात सोवियत संघ का 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस ये तीनों उससे अलग हो गए। अब हम बात करते हैं कि और ऐसा क्या हुआ था कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो अभी हमने बात करी थी कि कैसे बोरिस येल्त्सिन ने साम्यवादी विचारधारा को उखेड़ फेंकने में एक अहम भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं कि जब यूएसएसआर का खात्मा हो गया तो विश्व के ऊपर उसके क्या इफेक्ट आए। और आप मुझे समकालीन शब्द का अर्थ स्पष्ट करके बताइएगा या फिर कमेंट करके बताइएगा कि समकालीन का अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं यूएसएसआर के विघटन के परिणाम। जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ भाई, आपको पता है कि प्रथम जो विश्व युद्ध था 1914 से 1918, सेकेंड विश्व युद्ध था 1939 से 1945, फिर विश्व में शीत युद्ध आ गया 1945 से लेके 1991। अब अमेरिका वर्चस्व है, तो अगले चैप्टर जो आपका होगा वो होगा अमेरिका का वर्चस्व। अब यहाँ पे क्या है, जब यूएसएसआर का खात्मा हो गया तो एक महाशक्ति के रूप में उभरा जिसका नाम था अमेरिका। तो सिंपल सी बात है कि शीत युद्ध का अंत हो गया। भाई जो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारों का युद्ध था, जब दो सुपर पावर में से एक सुपर पावर का अंत हो जाएगा तो शीत युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। तो शीत युद्ध की समाप्ति होगी। उसके बाद जो दूसरी सुपर पावर थी जो बच गई थी अमेरिका, अब पूरे विश्व पे उसी का ही अधिकार होगा जिसको अमेरिका एवं एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद आया हथियारों की जो होड़ थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त होगी, क्योंकि जब उसका एनिमी ही समाप्त हो गया तो हथियारों की होड़ का कोई फायदा नहीं है। तो जो हथियारों की होड़ थी वो भी अब समाप्त हो गई है। इसके साथ साथ क्या है, यूएसएसआर के जो खेमे थे, हाँ जी, यूएसएसआर के जो खेमे थे वो खत्म हो गए। अब यूएसएसआर 15 राज्यों में, 15 देशों में उसका विभाजन हो गया। इसके साथ साथ क्या है कि जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, उसका उत्तराधिकारी रूस को चुना गया और यही रूस आगे जाके यूएनओ में स्थायी सदस्यता को ग्रहण करता है। इसके बाद क्या है, पूंजीवादी विचारधारा। अब तक ये था कि शीत युद्ध में दो विचारधारा ही पनप रही थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने भी थी कि कौन सी विचारधारा को अपनाए, लेकिन अब सोवियत विचारधारा जो थी, जो कि साम्यवादी विचारधारा थी, अब उसका अंत हो गया। तो विश्व के सामने विश्व यह सोचने पे मजबूर हो गया कि साम्यवादी विचारधारा इतनी बड़ी विचारधारा होने के बाद भी अंत हो गया, तो अब सिर्फ पूंजीवादी विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की, जिसका फलस्वरूप क्या हुआ, 1991 में एलपीजी आया, उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण आया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होता है शॉक थेरेपी, कि जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो शॉक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी थी जिसका नाम होता है आघात पहुंचा के उपचार करना। हाँ जी दोस्तों, आघात पहुंचा के उपचार करना। शॉक थेरेपी पे क्या था कि साम्यवादी मुल्कों के जो भी मुल्क थे, छोटे छोटे जो भी साम्यवादी मुल्क जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, उसमें क्या हुआ कि पूंजीवादी मुल्कों ने अर्थात विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने
साम्यवादी मुल्कों को पूंजी प्रोवाइड करी, जिसके तहत वो साम्यवाद से लेके पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो जाए। यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि पहले तो पूंजीवादी मुल्कों ने साम्यवादी मुल्कों को तोड़ दिया, निस्तो नाबूद ही कर दिया था, ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिया था। उसके बाद उनको पैसे दिए गए कि भाई आप लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हो, आपको अगर पैसे की जरूरत है तो विश्व बैंक आपको पैसा दे सकता है, आपके जो संसाधन है, आपकी जो इंडस्ट्री है, विश्व बैंक उसे खरीद सकता है। तो पैसा कौन प्रोवाइड करवाएगा? जो कि ऑलरेडी पूंजीपति है वही प्रोवाइड करवाएंगे। तो विश्व बैंक पे ज्यादातर पैसा यूएसए का था। तो हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से शॉक थेरेपी के माध्यम के द्वारा आघात पहुंचा के उपचार किया गया पूंजीपतियों के मुल्कों के द्वारा। जो यूएसएसआर के मुल्क थे उसको साम्यवाद से पूंजीपतिवाद की ओर अग्रसर अब किया गया, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर अग्रसर। इसके साथ साथ अब हुआ क्या? शॉक थेरेपी हो गया, भाई यूएसएसआर का अब खात्मा भी हो गया। तो अब हुआ क्या? अब इसके बाद क्या हुआ? जो यूएसएसआर में जो पहले जो सार्वजनिक संपत्ति थी, अब वो एक निजी संपत्ति हो गई। पहले वहां पे व्यक्तिगत संपत्ति का नहीं होना था। अब वहां पे क्या है? अब व्यक्तिगत संपत्ति अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो। उसके बाद वहां पे निजीकरण आ गया। उसके बाद वहां पे सामूहिक फार्म जो पहले होती थी, भाई साम्यवादी के समय में जो भी वहां पे खेती होती थी वो सामूहिक फार्म के द्वारा होती थी। अब वहां पे क्या है? अब वहां पे व्यक्तिगत निजी खेती भी एक व्यक्ति कर सकता है। उसके साथ साथ अब क्या आया? मुक्त व्यापार व्यवस्था। इससे पहले साम्यवादी व्यापार में क्या होता था कि वो अपने मुल्क तक ही व्यापार सीमित था। मैंने आपको बताया था कि पिन से लेके एरोप्लेन तक वो सब अपने मुल्क में ही वस्तु का उत्पादन करते थे। अब क्या है? अब ये पूंजीवादी विचारधारा आ गई, अर्थात आप चाहो तो दूसरे मुल्क से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। जब शॉक थेरेपी होगी, रूस में पूंजीवादी विचारधारा आने शुरू होगी, तो उसके क्या परिणाम हुए? परिणामों में सबसे पहले है समाज कल्याण व्यवस्था का नष्ट हो जाना। जैसे अभी साम्यवादी विचारधारा में था कि भाई एक समाज की कल्याण की व्यवस्था होगी, अब उस व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। अब सिर्फ पूंजीपति विचारधारा ही आ गई है। इसके साथ ही साथ क्या? रूस की जो मुद्रा है उस मुद्रा को रूबल कहा जाता था। जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो रूबल जो मुद्रा थी वो उसका दाम भी घट गया, अर्थात रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। इसके साथ ही साथ क्या है? शॉक थेरेपी के परिणाम हुए क्या कि रूस के 90% उद्योग, हाँ जी 90% उद्योगों को औने पौने दामों पे निजी कंपनियों को बेच दिया गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि 90% उद्योगों को निजी हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया। जिसका हुआ क्या? इसको विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। शॉक थेरेपी को विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रूस के सोवियत संघ के 90% उद्योगों को औने पौने दामों पे, कम से कम कीमतों पे उनको बेच दिया गया। इसके साथ ही साथ क्या है? खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। शॉक थेरेपी के बाद क्या हुआ? खाद्यान्न संकट हुआ। अब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, क्योंकि रूबल की जो मुद्रा, जो रूस की मुद्रा थी सोवियत संघ की रूबल, उसमें काफी गिरावट आ गई थी। इसके साथ ही साथ क्या था? उस टाइम पे भ्रष्टाचार बढ़ गया था और एक माफिया वर्ग का उदय हो गया था। आपने एक शब्द को सुना होगा जिसका नाम है गॉडफादर। गॉडफादर उस टाइम पे माफिया वर्ग में उभरना शुरू हो गया था। इसके बाद आपके जो सीबीएसई का जो अब पैटर्न आया है उसके अनुसार 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो पूछने की ज्यादा संभावना है। एक क्वेश्चन ये होता है कि रूस के ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पे हिंसात्मक अलगाववादी आंदोलन हुए? तो ये क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होगी कि रूस के 2 ऐसे क्षेत्रों में हिंसात्मक अलगाववादी आंदोलन हुए, जिसका नाम था चेचन्या तथा दागिस्तान। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी पुट होता है कि चेकोस्लोवाकिया किन 2 राज्यों में विभक्त हो गया था, अर्थात चेकोस्लोवाकिया 2 राज्यों में बंट गया था। चेक और स्लोवाकिया ये 2 अलग अलग राज्यों में बंट गया था, क्योंकि इनकी अब आपस में विचारधारा अलग होनी शुरू हो गई थी और इनमें अब आंदोलन होने शुरू हो गए थे। एक आता है बाल्कन क्षेत्र है। इस बाल्कन क्षेत्र में
यूगोस्लोवाकिया में जो गृह युद्ध हुआ, आपके ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है कि रूस के किन दो शहरों में हिंसात्मक गतिविधियां हुई या हिंसात्मक आंदोलन हुआ, चेचन्या तथा दागिस्तान। एक क्वेश्चन आएगा कि जो गृह युद्ध हुआ था वो कहां हुआ था, अर्थात बाल्कन क्षेत्र के यूगोस्लोवाकिया में गृह युद्ध हुआ था, जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना था और स्लोवेनिया था और एक था क्रोएशियाई। इन तीनों क्षेत्र पे ही गृह युद्ध छिड़ गया था। तो अब हम बात करते हैं बाल्टिक क्षेत्र की। बाल्टिक क्षेत्र जो यूएसएसआर की साइड के जो बाल्टिक क्षेत्र थे उसमें आता था एस्टोनिया, लतावनिया तथा लुथानिया, जिसमें से लुथानिया मार्च 1990 को स्वतंत्र हो गया था और इन तीनों ने 1991 में आके यूएनओ में के ये सदस्य भी बन गए थे। इसके साथ साथ 2004 में इन्होंने नाटो को ज्वाइन कर लिया था, अर्थात इन्होंने पूंजीवादी विचारधारा की जो एक सेना थी जिसका नाम था नाटो। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो अभी मैंने आपको कहा कि बाल्टिक जो क्षेत्र में एस्टोनिया, लतावनिया तथा लुथानिया था, ये 1991 में यूएनओ में शामिल हो गए और 2004 में इन्होंने नाटो के ये सदस्य देश हो गए। इसके साथ साथ था यूएसएसआर का जो मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र था, उसमें तजाकिस्तान जो में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा और वो 2001 तक वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। इसी के साथ साथ वहां पे कुछ ऐसे क्षेत्र और थे जो कि गृह युद्ध का शिकार हुए। उनमें क्या था, अजरबैजान था, यूक्रेन था, आर्मेनिया था, किर्गिस्तान था और जॉर्जिया। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पुट होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ ये पॉइंट था कि मध्य एशिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। आज के टाइम पे भी मध्य एशिया काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, बाल्टिक के क्षेत्र हो गए, अजरबैजान हो गया, यूक्रेन हो गया, आर्मेनिया हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इन क्षेत्रों में पेट्रोल के भंडार काफी विशाल मात्रा में थे और दोनों सुपर पावर ये जताना चाहती थी कि इन क्षेत्रों पे इन्हीं का अधिकार हो। भाई जिसके पास ज्यादा विशाल संसाधन होंगे वही अंत में उसी की ही अब जीत होगी। तो इसके साथ साथ क्या था कि मध्य एशिया के इन क्षेत्रों पे भी गृह युद्ध हो गया था और इसका मेन रीजन क्या था कि पेट्रोल के विशाल भंडार और प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा। तो पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का ये एक अखाड़ा बन चुका था। इसके साथ ही साथ अब अगला जो टॉपिक है उसमें आएगा भारत और यूएसएसआर का जो खात्मा हुआ है उसके ऊपर भारत के क्या इफेक्ट हुए, भारत और रूस के संबंध किस प्रकार से थे, जो कि अब है। अब हम बात करते हैं भारत और पूर्वी साम्यवादी देशों के बीच के संबंध किस प्रकार के थे। इसमें आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध और सामाजिक संबंध भी आता है। आर्थिक में तो सिंपल से आ जाएगा कि भारत उनसे आयात करता था हथियारों की, और सामाजिक संबंध में ये आ जाएगा कि रूस के क्षेत्र में भी पूर्वी जो साम्यवादी मुल्क थे रूस में भी थे, वहां पे भारतीय संस्कृति को बहुत अपनाया जाता है। आज भी भारत के बॉलीवुड के गाने वहां पे चलते हैं, वहां पे पान खाया जाता है, भारत के पहनावे को काफी पसंद किया जाता है, भारतीय भाषा को बोला जाता है। इसके साथ साथ अब हम आते हैं भारत पूर्वी साम्यवादी भारत के साथ संबंध काफी अच्छे थे। इसमें स्पेशली रूस के साथ काफी अच्छे संबंध थे। क्यों अच्छे संबंध क्यों होंगे, इसलिए बिकॉज रूस और भारत की दोनों की विचारधारा एक सी थी। रूस और भारत का मानना था कि विश्व को बहुध्रुवीय होना चाहिए। सोवियत संघ के खात्मे के बाद पूरा विश्व एक ध्रुवीय समझा जाता था, परंतु रूस और भारत की विचारधारा थी कि एक ध्रुवीय ना होकर बहुध्रुवीय होना चाहिए, इसलिए इनके संबंध अच्छे थे। इसके साथ साथ क्या है, 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 80 ऐसे मुद्दों पे हस्ताक्षर हुए कि जिससे भारत और रूस दोनों का विकास हो सके। इसके साथ साथ क्या है, भारत रूस से हथियारों का आयात करवाता है। भारत के मोस्टली हथियार पहले के समय में रूस से आयात होते थे और रूस से भी भारत को काफी ज्यादा फायदा होता था। इसके साथ साथ भारत रूस से तेल का भी आयात करवाता है। एक तो हथियारों का आयात होता है, तेल का आयात होता है, अंतरिक्ष के जो भी वस्तुएं या जो भी उपकरण है उनका आयात होता है, साइंस के फील्ड में भी रूस से आयात करवाता है। इसके साथ साथ क्या,
और आंतरिक योजना में भी रूस भारत की काफी मदद करता है। समय समय पे जब भी भारत को आवश्यकता हुई है, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा हुआ है। रूस उस टाइम भारत के साथ खड़ा रहा है जब भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, चाहे वो 1971 का पूर्वी पाकिस्तान का अलग होना पश्चिमी पाकिस्तान से और बांग्लादेश का निर्माण होना, तो रूस उस टाइम भी भारत के साथ में खड़ा रहा था। तो अब हम बात करते हैं कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है भारत के माध्यम से। इसके साथ साथ है अगला पॉइंट है ब्रिक। 2016 में 17वां इसका वार्षिक सम्मेलन था। हाँ जी, 2016 में 17वां वार्षिक सम्मेलन था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ब्रिक में कौन कौन से मुल्क शामिल है। हालांकि इसके नाम में ही इसकी कंट्रियों को छुपाया ही गया है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक समझौता हुआ। उस समझौते में क्या क्या समझौते थे कि रक्षा के ऊपर समझौता हुआ, परमाणु के ऊपर समझौता हुआ तथा आंतरिक सुरक्षा और आंतरिक सेफ्टी के बीच में भी कुछ परमाणु समझौते हुए। तो अंत में हम कह सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में काफी अच्छे संबंध स्थापित हो चुके थे। वो आज से नहीं, वो तो बरसों पुराने हैं। इसके साथ साथ इसमें ये है, इस पूरे चैप्टर में हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यूएसएसआर क्या है, सोवियत समाजवादी एक विचारधारा, सोवियत साम्यवादी विचारधारा किस प्रकार की है, उसकी विशेषता क्या है। विशेषता में आपके पॉइंट आ जाएंगे कि एक ही पार्टी का ही वर्चस्व है, साम्यवादी पिन से लेके एरोप्लेन तक वो अपने मुल्क में ही उत्पादन करते हैं, वहां पे तेल भंडार अच्छे हैं, खाद्यान्न के वहां पे संसाधन अच्छे हैं, वहां पे सभी को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वहां पे रोजगार का अधिकार है। इसके साथ साथ ये उसकी विशेषता थी। लेकिन अगर इसकी विशेषता है तो खामियां तो होगी। खामियां ये थी कि वहां पे एक ही पार्टी थी, वहां पे लोकतंत्र का अभाव था, वहां पे जनता को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, संपत्ति की आजादी नहीं थी। इसके साथ ही साथ क्या है, उस समय सोवियत संघ ज्यादातर पैसा हथियारों पे खर्च कर रहा था। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव आए, उन्होंने कुछ आंतरिक सुधार करने की कोशिश करी, परंतु वो काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिसमें बोरिस येल्त्सिन की काफी अहम भूमिका थी। फिर सोवियत संघ में गहराई युद्ध हुआ, हिंसात्मक गतिविधियां हुई, शॉक थेरेपी आई। तो ये सब चीजें इस चैप्टर में हमने सीखे और अंत में हमने ये सीखा कि भारत और रूस के बीच में संबंध किस प्रकार का था। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ इसके इंग्लिश में जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।